हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12 का जो इंग्लिश कंपलसरी का फोर्थ संजीव का मॉडल पेपर है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। यदि आप इसको लर्न करते हो तो पूरे अंक आपके आएंगे। तो चलते हैं इसको पेपर को सोल्व करने के लिए। देखो दोस्तों, पहला और दूसरा क्वेश्चन पैसेज का है, जो इजीली आप लाइन मिला के उसका उत्तर लिख सकते हो। पैसेज के क्वेश्चन मैंने पहले वाले मॉडल में अच्छी तरह से बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आगे सीधा क्वेश्चन नंबर 3 बी सेक्शन का, राइटिंग का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लर्न करने लायक क्वेश्चन है। यदि आप इसको लर्न करते हो तो पक्का इस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है बी सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन। तो देखो चलते हैं क्वेश्चन को रीड करने में। देखो, यू आर यशपाल और दीपिका, तुम यशपाल हो या दीपिका हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में पढ़ रहे हो। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, आपकी स्कूल ऑर्गेनाइज कर रही है एन एजुकेशनल टूर टू माउंट अबू, एजुकेशनल टूर माउंट आबू में आप जाने वाले हो। एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज कर रही है आपकी स्कूल। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 है, 12 क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए को नोटिस लिखना है कि भाई हमारी स्कूल है वो एजुकेशनल टूर पर जा रही है। ठीक है, तो कैसे लिखना है? देखो, सबसे पहले इसी प्रकार आप नोटिस ड्राफ्ट करोगे। सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है कैपिटल लेटर में एकदम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, ये सबसे पहले कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। फिर डेट लिखनी है कोई सी एक, 6 मार्च 2025, 6 मार्च 2025, ये तारीख लिख दी आपने। फिर नोटिस शब्द लिखना है, ये लो। फिर नोटिस का टाइटल देना है, भी किस विषय पर आप इन्फॉर्म कर रहे हो, किस विषय पर सूचित कर रहे हो। तो एन एजुकेशनल टूर शैक्षणिक भ्रमण। ठीक है, इसमें लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 12, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 12, 12 क्लास के सभी स्टूडेंट्स को आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है डेट की। और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हमारी स्कूल ऑर्गेनाइज कर रही है। क्वेश्चन में योर स्कूल ऑर्गेनाइज कर रही है, आपको आंसर में लिखना है कि और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हमारी स्कूल ऑर्गेनाइज कर रही है एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षणिक भ्रमण, टू माउंट आबू, माउंट आबू का जो शैक्षणिक भ्रमण वो ऑर्गेनाइज कर रही है। किस तारीख से किस तारीख? फ्रॉम 9 to 12 मार्च, 9 to 12 मार्च, 9 से 12 मार्च 2025 के बीच, यानी 9 से 12 मार्च के बीच माउंट आबू के टूर के बारे में ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है, दोज हु वांट टू गो टू ऑन टूर, दोज हु वांट टू गो ऑन टूर, जो टूर पर जाना चाहते हैं, गिव देयर नेम, अपना नाम दे, टू द अंडर साइंड, नीचे लिखे गए व्यक्ति को, नीचे जो साइन किया गया व्यक्ति उसको नाम देना है जो टूर पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल से यही बताया कि हमारी स्कूल इस तारीख से इस तारीख के बीच जो टूर पर जाना चाह रही है, जो इस टूर पर जाना चाहते हैं वो अपना नाम है नीचे साइन किए गए व्यक्ति को दें। मॉनिटर ऑफ क्लास 12, 12th क्लास का मॉनिटर, ये ऊपर साइन आपको कोई से कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपना नोटिस लिखते हो बहुत ही सिंपल भाषा में, और ऐसे आपको लर्न करना है। ठीक है ना? आगे देखो, योर क्लब ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन, इसके अथवा में क्या दिया हुआ था? यही था। अच्छा, इसके अथवा में क्या, देखो ये, योर पेरेंट्स एंड यू आर इन सर्च ऑफ ए ब्राइड, आपके पेरेंट्स और आप इन सर्च ऑफ ए ब्राइड, एक ब्राइड की तलाश में हो, दुल्हन की तलाश में हो। फॉर योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के लिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन द मेट्रीमोनियल कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के मेट्रीमोनियल कॉलम में पब्लिश करने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, विज्ञापन लिखना है भाई के लिए, भाई के मैच के लिए। तो कैसे लिखना है इसको मैं ऊपर लिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कॉलम का नाम लिखना है कि किस कॉलम के लिए एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो। तो सीधा सा है, आप भाई का लिख रहे हो तो किस लिए लिख रहे हो, है ना? फॉर ब्राइड, दुल्हन के लिए, वर के लिए या वधु के लिए, दोनों में से एक लिखना है। फॉर ब्राइड का लो, दुल्हन के लिए। और उससे ऊपर लिख सकते हो कैपिटल लेटर में मेट्रीमोनियल्स, कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो कौन सा है? मेट्रीमोनियल्स है। मेट्रीमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक, वैवाहिक अखबार, वैवाहिक कॉलम में फॉर ब्राइड, दुल्हन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या लिखना है कि भी दुल्हन के लिए लिख रहे हो तो लड़के के बारे में लिखोगे, तो क्या लिखोगे? ए हैंडसम, आप जाति बता रहे हो, जाति बता सकते हो, ए हैंडसम ब्राह्मण बॉय, ब्राह्मीण बॉय। ठीक है, ये लिखना है सबसे पहले। गर्ल का लिख रहे हो तो ए ब्यूटीफुल यंग गर्ल, या ब्यूटीफुल जाट गर्ल, या ब्यूटीफुल ब्राह्मण गर्ल,
गर्ल का लिख रहे हो तो, और यदि बॉय का लिख रहे हो तो ये हैंडसम ब्राह्मण बॉय या जात लगा दी। उसके बाद कोमा लगा और उम्र लिखोगे, उम्र ये 25 साल का। उम्र के अलावा उसकी हाइट वगैरह बता सकते हो, तो हाइट है वो 5'10" कर दी, 5 फुट 10 इंच, ठीक है। और उसकी वजन वगैरह बताने तो वो बता सकते हो, लेकिन वो वजन की जरूरत नहीं, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए दोनों, ठीक है ना। कि ब्राह्मण, हैंडसम ब्राह्मण बॉय जिसकी उम्र और हाइट ही है। लुक फॉर या सर्च फॉर या सिक फॉर, तलाशना। ये ब्राह्मण बॉय लुक फॉर कर रहा है, तलाश रहा है किसकी, ए सुटेबल मैच, एक बढ़िया जोड़ी की। सुटेबल है, लुक फॉर ए सुटेबल मैच, बढ़िया जोड़ी की तलाश कर रहा है। तो देखो सिंपल सा है, ए हैंडसम ब्राह्मण बॉय, फिर आगे लिखना है आपको उम्र और हाइट, लुक फॉर ए सुटेबल मैच, बढ़िया जोड़ी की तलाश कर रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसकी विशेषता कि क्या एजुकेटेड है, कितनी क्या काम कर रहा है, तो सिंपल सा आपको ही सी कुछ नहीं लगाना है, सीधा लिखना है वर्क्स कर रहा है इन ए गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहा है, या ही इज ए टीचर है, ही वर्किंग इन ए कंपनी में कार्य कर रहा है, या वर्किंग एज ए मैनेजर का काम कर रहा है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल में वर्क कर रहा है, या उसकी पोस्ट बता सकते हो, इज ए टीचर है ना। अब ये बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या बताना है कि उसकी सैलरी कितनी है, हिज सैलरी, उसकी सैलरी, इज वगैरह कुछ नहीं लगाना, सीधा डैश लगाओ। आपको लिखना है 40,000 रुपीज ए मंथ, ठीक है। अब इसमें आप ये कह रहे हो कि जाति का कोई प्रतिबंध, किसी भी जाति से लड़की हो तो आपको लिखना है नो कास्ट बार। नो कास्ट बार का मतलब होता है जाति का कोई प्रतिबंध नहीं है। नो डोरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज वगैरह की जरूरत नहीं है, नो डोरी सिस्टम, दहेज वगैरह कोई सिस्टम में नहीं है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए बस, इतना ऐसा ही लिखना है आपको। फिर लिखना है प्लीज़ प्लीज़ कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट आई लिख दो। फिर उसको बढ़िया से कॉलम में बंद करना है, अट्रैक्टिव लगे ऐसे, है ना, स्केच वगैरह का यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल है वो मैट्रिमोनियल टाइटल लिखना है। मैट्रिमोनियल में फॉर ब्राइड एंड फॉर ब्राइड ग्रूम, दूल्हा या दुल्हन कौन है, तो फॉर मैट्रिमोनियल में फॉर ब्राइड दुल्हन के लिए लिख रहे हो, तो दुल्हन के लिए लिख रहे हो या लड़के के लिए लिख रहे हो, तो आपको लिखना है हैंडसम ब्राह्मण बॉय, उम्र और हाइट, लुक फॉर ए सूटेबल मैच, बढ़िया जोड़ी की तलाश कर रहा है, वर्क इन ए गवर्नमेंट स्कूल वर्क कर रहा है, हिज सैलरी, और उसकी सैलरी ये है ना, 40,000 रुपये प्रति महीने। नो कास्ट वार, जाति का कोई प्रतिबंध नहीं है, नो डोरी सिस्टम और दहेज का कोई सिस्टम नहीं है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट, कृपया कॉन्टेक्ट करें। तो आप कोई सा भी कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हो, ये मैंने मेरे लिखे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आगे है रिपोर्ट। योर क्लब ऑर्गेनाइज्ड, आपके क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है ए ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप आपके क्लब ने आयोजित किया है इन योर सिटी, शहर में, आपके शहर में ब्लड डोनेशन कैंप आपने आयोजित किया है। राइट ए रिपोर्ट यूजिंग द गिवन हिंट्स, दिए गए हिंट्स में आपको रिपोर्ट लिखनी है। योर एक्सपीरियंस, और योर एक्सपीरियंस आपका अनुभव, और हिंट जो दिया गया है उसके आधार पर आपको रिपोर्ट लिखनी है, ये हिंट दिए हुए हैं। सेल्फ हेल्प क्लब है आपका, स्वयं सहायता समूह है। डॉक्टर्स और नर्सेज आए ब्लड डोनेशन के लिए, डोनेटेड किया कई यंग्स ने, कितने यूनिट कलेक्ट हुआ ये बताना है, डोनर्स के बारे में बताना है, सर्टिफिकेट दिए, प्रेसिडेंट भी वहाँ पर था, धन्यवाद दिया। तो देखो रिपोर्ट में क्या लिखना है आपको, सिंपल सा है, ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। रिपोर्ट में किस तारीख को लिख रही हो, 6 मार्च को लिख दी। ए ब्लड डोनेशन कैंप वो जो ऑर्गेनाइज्ड, एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ इन बालोतरा में 2 डेज एगो, 2 दिन पहले, यानी ब्लड डोनेशन 4 तारीख को जो था, 6 की रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है। इट इज़ हेल्ड बाई सेल्फ हेल्प क्लब जोधपुर, ये किसके द्वारा हेल्ड किया गया, सेल्फ हेल्प क्लब जोधपुर के द्वारा ये आयोजित हुआ। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स केम फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल जोधपुर, डॉक्टर्स की टीम आई कहाँ से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जोधपुर, जोधपुर की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उमेद हॉस्पिटल या कोई हॉस्पिटल का नाम भी लिख सकते हो, वो बता सकते हो। 15 बेड्स वर अरेंज्ड, 15 बेड अरेंज किए गए थे फॉर द डोनर्स के लिए, दान देने वालों के लिए। 150 और 150, 150 ऑफ ब्लड, 150 यूनिट ऑफ ब्लड, 150 यूनिट्स ऑफ ब्लड, 150 यूनिट ब्लड वॉज कलेक्ट किया गया था। द डोनर्स वर गिवन मैंगो फ्रूट, डोनर्स को मैंगो फ्रूट्स दिए गए थे, एंड ऑल्सो ए ब्लड
आंसर है ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट, और ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया था। डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि बॉडी कैन रिकवर ब्लड इन ए वीक, कि बॉडी है वो एक सप्ताह में ब्लड को रिकवर कर सकती है। देयर वर सेवरल भामाशाह, कई भामाशाह भी है, हु वर ऑफरिंग मिल्क शेक, जो मिल्क शेक ऑफर कर रहे थे, ड्राई फ्रूट्स भी ऑफर कर रहे थे ब्लड डोनर्स को। तो ये आप इस पर रिपोर्ट लिख सकते हो। आगे इसके अथवा में देखो रोड सेफ्टी पर भी दिया गया है, तो आप रोड सेफ्टी पर रिपोर्ट लिख सकते हो। रोड सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इट कैन सेव द लाइव्स, हमारे लाइफ को सेव कर सकते हैं। रोड सेफ्टी के रूल्स आप लिखना है आपको, कि रोड सेफ्टी के कौन कौन से रूल्स हैं। रोड सेफ्टी में देखो, सबसे पहले ड्राइविंग कर रहे हैं तो वी शुड वियर द सीट बेल्ट हमें पहनने चाहिए, है ना। कीप द लाइसेंस, ड्राइवर को लाइसेंस रखना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स का फॉलो करना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस करनी चाहिए, है ना। डोंट ओवरटेक द व्हीकल व्हेन द रोड इज़ नॉट क्लियर, जब रोड क्लियर ही नहीं है तो ओवरटेक नहीं करना चाहिए, है ना। नेवर ओवरलोड द व्हीकल्स, वाहनों को ओवरलोड नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये आपको सीधे सिंपल से रूल्स लिखने हैं कि किस प्रकार अपने रोड सेफ्टी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखो 5वां क्वेश्चन, सपोज यू आर कांता, मान लो कि आप कांता हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल कोटा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ रही हो। राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द प्रिंसिपल को ऑफिशियल लेटर लिखना है ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का, आपकी स्कूल के जो प्रिंसिपल उसको ऑफिशियल लेटर लिखना है। कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम की जो पुअर कंडीशन है उसके बारे में कंप्लेन करते हुए आपको प्रिंसिपल लेटर लिखना है। ये बोर्ड परीक्षा में एक बार आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासरूम की कंडीशन है उसके बारे में कंप्लेन करते हुए आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एड्रेस लिखना खुद का, 125C कमला नगर कोटा, ये खुद का एड्रेस, है ना। और 6 मार्च 2025 एक तारीख लिख दी। फिर किसको कंप्लेन कर रहे हो, प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल लिखो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, ये आपने किसको लिख रहे हो वो दे दिया आपने। फिर सब्जेक्ट बेड कंडीशन ऑफ द बेड कंडीशन ऑफ क्लासरूम की बेड कंडीशन। डियर सर, प्रिय सर जी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, डेट की, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि द कंडीशन ऑफ और क्लासरूम, हमारे क्लासरूम की जो कंडीशन है इज़ रियली वेरी बैड, बहुत बैड है। द विंडोज़ एंड द डोर्स आर वोबलिंग, जो विंडोज़ और डोर्स है वो एकदम डगमगा रहे हैं। द फ्लोर एंड सीलिंग इज़ ऑल्सो अनरिपेयर्ड, जो फ्लोर है फर्श है और जो सीलिंग है वो भी अनरिपेयर्ड है। फर्नीचर इज इन बेड कंडीशन, फर्नीचर भी बेड कंडीशन में। यू शुड इम्प्रूव द कंडीशन, तुम्हें कंडीशन इम्प्रूव करनी चाहिए। यू लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, तुरंत ही मामले को देखो। एंड डू नीडफुल, और आवश्यकतापूर्ण कार्य करो। थैंक यू योर्स फेथफुली, ये क्लासरूम की कंप्लेन है, ईजिली आप ऐसे लिख सकते हो। इसके अथवा में कौन सा लेटर देखो, राइट लेटर टू द फॉर द प्लेसमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ ए स्टेनोग्राफर इन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आपको लेटर लिखना है। स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आपको लेटर लिखना है सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में। दैट वाज एडवर्टाइज्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट लिखा है इस पोस्ट के लिए। ऑन 4 फरवरी 2025, 4 फरवरी 2025 को। इनक्लोज द डिटेल्ड सीवी, आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो भी इनक्लोज करनी। सीवी का होता है करिकुलम विटाई, करिकुलम विटाई का मतलब होता है कि पर्सनल डिटेल, ठीक है। अब देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले खुद का एड्रेस 125C मालवीय नगर जयपुर, एक आपने तारीख लिख दी। फिर किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, क्योंकि भी स्कूल की पोस्ट के लिए लिख रहे हो तो प्रिंसिपल लिखोगे। द प्रिंसिपल सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जयपुर, ये तीनों चीज़ें लगातार आनी चाहिए। सब्जेक्ट में क्या लिख रहे हो, अप्लीकेशन लिख रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए लिख रहे हैं। डियर सर, प्रिय सर, आई सा योर स्कूल एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपकी स्कूल का एडवर्टाइजमेंट देखा, विज्ञापन देखा, एडवर्टाइजमेंट से विज्ञापन। फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर की वेकेंट पोस्ट के लिए। पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था ये एडवर्टाइजमेंट। आई ऑफर द सेम कैंडिडेचर, मैं यही कैंडिडेचर ऑफर कर रहा हूँ। यानी जो इस पोस्ट की जो कैंडिडेचर है, योग्यता, कैंडिडेचर होती है योग्यता,
मैं इस पोस्ट की कैंडिडेचर ऑफर कर रहा हूँ। इफ़ यू गिव मी अ चांस, यदि तुम मुझे चांस देते हो, चांस होता है अवसर, यदि तुम मुझे चांस देते हो, आई शैल ट्राई टू सर्व योर कंसर्न, सर्व से पूरा करना, कंसर्न से ध्येय, आपके कंसर्न को पूरा करने, आपको ध्येय को मैं सर्व करने का प्रयास करूँगा। माई CV एज फॉलोज, मेरी CV ये निम्नलिखित है, मेरी डिटेल ये है। तो उसमें आप अपना नाम लिख सकते हो, अब कोई सा भी नाम हो, XYZ है ना, फादर्स नेम, ABC, एड्रेस, CD, कोई सा एड्रेस वगैरह लिख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता से स्टेनोग्राफर क्या होता है, 12th पास विद फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। एक्सपीरियंस 3 years एक्सपीरियंस, 3 सालों का अनुभव, ठीक है। फिर थैंक यू योर्स फेथफुली आएगा ही। तो ये सिंपली आप ऐसे आपको लिखना है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। आगे देखो ग्रामर का सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक ग्रामर के, आप इजीली उनको कर सकते हो। देखो थिंकर, थिंकर इज ए रियली फिलान्थ्रोपिस्ट, जो विचारक होते हैं वो वास्तविक परोपकारी लोग होते हैं, वास्तविक ही बहुत ही परोपकारी लोग होते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी। पीपल फॉलो, लोगों को उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो ये देखो हुम से जोड़ना है, हुम से जोड़ना है, तो ये देखो हुम से जोड़ने का मतलब ये एडजेक्टिव क्लोज है, रिलेटिव क्लोज से जोड़ रहे हो आप। थिंकर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग फॉलो करते हैं, तो देखो पहले वाक्य में व्यक्ति का रूप आया, नाम आया थिंकर, है ना, और उसका प्रोनाउन आया दूसरे वाक्य में कर्म की जगह, थिंकर के लिए आया हिम, कि लोगों को उसे फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए, थिंकर को। तो यहाँ देखो हिम आया है थिंकर के लिए, तो ये हिम हटा दो और इस वाक्य के शुरू में क्या लगाना है, हुम लगा दिया। अब ये वाक्य इसके बाद आना चाहिए, ऐसे लिखना है, द थिंकर, विचारक है, थिंकर एन है ये, ठीक है ना, थिंकर हुम, विचारक जिसको, पीपल फॉलो, जिसको लोग फॉलो करते हैं, विचारक जिसको लोग फॉलो करते हैं, इज ए रियल, वो विचारक इज ए रियल, वो विचारक वास्तविक फिलान्थ्रोपिस्ट है। पी देखो PHI, फिलान्थ्रोपिस्ट, वो विचारक वास्तव में फिलान्थ्रोपिस्ट है, ठीक है। नहीं हुम लगा के आप वैसे ही जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थिंकर इज ए रियल फिलान्थ्रोपिस्ट, थिंकर वास्तविक फिलान्थ्रोपिस्ट है। हुम पीपल फॉलो, जिसको लोग फॉलो करते हैं। ये कि थिंकर को फोर्स किया गया इसलिए थिंकर के बाद ये सही रहेगा वैसे, और यदि यहीं पर जोड़ते हो आप सीधा सीधा तो भी सही है, ठीक है। अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझे बताया। तो सिंपल सा एक टीचर ने ये बात बताई कि पृथ्वी चारों ओर दौड़ती है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जोड़ना है तो कॉम्प्लेक्स को आप डेट से जोड़ सकते हो, सिपा सीधा सा ये हो जाएगा, माई टीचर, मेरे टीचर ने, टोल्ड मी, मेरे को बताया। क्या बताया, डेट, डेट लगा के वाक्य लिख दो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, आगे है जिस तरह से आएगा। आगे देखो आपको फ्रेजल वर्ब्स भरनी है, 3 सेंटेंस है। आई कांट विदाउट मनी, आई कांट गेट अलोन, गेट अलोन का अर्थ है काम चलाना। आई कांट गेट अलोन, मैं काम नहीं चला सकता विदाउट मनी, बिना धन के, बिना धन के मेरे से काम नहीं चलता। गेट अलोन तो काम चलना। मोहन ए नोबल फैमिली, कम्स ऑफ आएगा, किसी परिवार से आना, किसी मूल जगह से आना, उसको कम्स ऑफ कहते हैं। मोहन कम्स ऑफ, मोहन है वो एक महान परिवार से आता है, एक नोबल फैमिली से आता है। कम्स ऑन आगे आने के लिए यूज किया जाता है, एक्साइटमेंट के लिए, वो कमॉन, कमॉन से पीछे रह गए तो आगे आने के लिए कमॉन यूज किया जाता है, ठीक है। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो यहाँ पुट ऑन यूज होगा। पुट ऑन क्लॉथ्स, कपड़े पहन लो। टेक ऑफ उतारना होता है, पुट ऑन पहनना होता है। तो पुट ऑन योर क्लॉथ्स एंड गेट रेडी, कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। पुट इन होता है इन्वेस्ट करना, है ना। ब्रिंग इन कमाना होता है, पुट इन इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। किसी व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं उसको पुट इन कहते हैं। पुट ऑन पहनना होता है, पुट आउट बुझाना होता है, ठीक है। अगला देखो फ्रेज, ये कंजक्शन भरने हैं आपको ब्लैंक्स में। आई एम श्योर द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, मैं श्योर हूँ, डेट, डेट आएगा। आई एम श्योर, आई बिलीव्ड, है ना। तो इनके बाद हमेशा डेट यूज किया जाएगा। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, ठीक है। अब इसमें किसका यूज करना है, एंड, एंड का भी यूज होता ही नहीं है, बोथ एंड का होगा, बोथ एंड, है ना। ये कॉम्युलेटिव कंजक्शन है,
कोऑर्डिनेटिव, कोऑर्डिनेट में कॉम्युलेटिव कंजक्शन है, दोनों चीज एक जैसी हो तो। बोथ यू एंड योर ब्रदर, तुम और तुम्हारे भाई दोनों, बहुत कम लो दोनों, तुम और तुम्हारा भाई दोनों मस्ट अटेंड द फंक्शन, फंक्शन अटेंड करोगे। अगर देखो ये चीज, सी इज पुअर वह गरीब है, सी इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है, गरीब होते हुए ईमानदार ये कह रहे हो, तो ये विरोधाभास को शो कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, तो ऑल दो लगाना है। मैंने कहा था वाक्य के शुरू में यदि कंजक्शन लगाना है तो आपको ऑल दो ही यूज करना है, ठीक है। आगे देखो पैसेज आया हुआ है आपके 4th चैप्टर से, ऐसे है ना, डीप वाटर जो चैप्टर है विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया वहाँ से। तो देखो, वेन डिड द नरेटर डिसाइड टू लर्न टू स्विम, नरेटर ने कब डिसाइड किया तैरना सीखने के लिए? उसने जब वो 12 और 13 ईयर्स ओल्ड था, 12 और 13 साल का था, तब उसने डिसाइड किया। ऊपर दिया हुआ ना, 10 और 11 ईयर्स, सॉरी 10 और 11 ईयर्स था तो मैंने डिसाइड किया, ए सही है। वेयर डिड द नरेटर गो टू लर्न टू स्विम, नरेटर स्विम करने सीखने के लिए कहाँ गया? YMCA पुल गया था, ठीक है। वो डिड द नरेटर्स मदर कंटिन्यू टू वार्न अगेंस्ट द नरेटर, अगेंस्ट किसके विरुद्ध उसकी मम्मी है वो चेतावनी देती थी? याकिमा रिवर, चेतावनी देती थी याकिमा रिवर वॉज ट्रीचेरियस, उसकी मम्मी हमेशा चेतावनी देती थी कि जो याकिमा रिवर है वो बहुत ही खतरनाक है, ट्रीचेरियस है। वोट वॉज द डेप्थ ऑफ द YMCA पुल, YMCA पुल 9 फीट डीप, 9 फीट डीप था, 10 नहीं 9 ए। सिमिलर और लिखना है सिंकिंग, सिंकिंग का ड्राउनिंग होता है ना। सेलो, सेलो का मतलब खोखला, और यहाँ डीप हो गया, ठीक है ना, सेलो एंड डीप एंड, है ना सी। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ऑपोजिट लिखना है सेलो का, है ना, सेलो खोखला और डीप, सही है ये, ठीक है। सी ये इसका उल्टा है डीप, है ना, खोखला का उल्टा गहरा। अब देखो आगे क्वेश्चन है 11, ये छोटे छोटे क्वेश्चन अपने छोटे रूप में याद करेंगे, बड़े यदि क्वेश्चन के आंसर याद नहीं हो पाते तो मैं बताऊंगा आपको। मेंशन द हाजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में खतरे कौन कौन से कार्य करने के, कांच की जो इंडस्ट्रीज है उनमें खतरे कौन कौन से कार्य करने के? तो सिंपल सा है, द लॉस ऑफ आई साइट, कांच की फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई साइट होती है वो चली जाती है, आंखों की ज्योति चली जाती है, एक तो ये खतरा होता है। दूसरा है ना, गेट गेट अर्ली मेच्योरिटी, अर्ली मेच्योरिटी, समय से पहले आदमी मेच्योर हो जाता है, उसमें बुढ़ा पा जाता है, ये होता है अर्ली मेच्योरिटी, ठीक है ना। और तीसरा आई साइट अर्ली मेच्योरिटी, और इसके अलावा और भी ये है खतरे होते हैं बेंगल में काम करने के लिए, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी खो जाती है, एनर्जी नहीं रहती शरीर में, है ना। और इसके अलावा और भी कई खतरे होते हैं, ठीक है, पोर लाइटनिंग की वजह से। और रेस्पिरेटरी इश्यू, जो श्वसन के संबंधित दिक्कत आती है, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी इलनेसेज, यानी सांस से संबंधित तकलीफें शुरू हो जाती है, तो ये तकलीफें होती है किसे? ग्लास इंडस्ट्री में काम करने की। आगे देखो, गांधी, व्हाट डिड गांधी डू अबाउट द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द चंपारण विलेज एट द टाइम, उस समय गांधी ने क्या किया था चंपारण का जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस थी उसको हटाने के लिए? तो गांधी की देखो, ही ओपनड ए प्राइमरी स्कूल, ही ओपनड ए प्राइमरी स्कूल, उसने प्राइमरी स्कूलें ओपन की इन 6 विलेजेज, 6 गांवों में, एक तो स्कूल खोली। ही टोट, पहला हो गया इसमें, और दूसरा ही टोट द पर्सनल सैनिटेशन, जो पर्सनल सैनिटेशन है, व्यक्तिगत सुरक्षा, वो उसने पढ़ाई, टी सैनिटेशन विद द हेल्प ऑफ कस्तूरबा, कस्तूरबा की हेल्प से उसने वहाँ के लोगों को बताया कि भाई आप इतने गंदे क्यों रहे हो, स्वस्थ रहना चाहिए, साफ सफाई में रहना चाहिए, ठीक है। और उसने मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, मेडिकल फैसिलिटीज,
प्रोवाइडेड। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी गांधी ने प्रोवाइडेड करवाई थी। एक डॉक्टर को उसने लिया था और इन वॉलेंट्री सर्विस पर लाया था भी, कितने थोड़े दिनों के लिए यहाँ के गांव के स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाओ थोड़ी सी। तो एक डॉक्टर को अपनी वॉलेंट्री स्वैच्छिक सेवा के लिए ले आया था बिना कोई सैलरी से। तो ये गांधी ने प्रयास किया था। प्राइमरी स्कूल खोली थी, पर्सनल सैनिटेशन है ना कस्तूरबा की हेल्प से सिखाया था उसने, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उसने प्रोवाइड करवाई थी। इस साहेब हैप्पी इन द वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब है वो टी स्टॉल में काम करके हैप्पी था? नो, साहेब हैप्पी नहीं था। वो कह रहा है द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील की कैनिस्टर है, स्टील कैनिस्टर, STEL होता है, सॉरी STEL, स्टील कैनिस्टर, स्टील की जो बर्नी थी, सीम्ड हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, देन द प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग से वो कचरा उठाता था ना, उससे ज़्यादा चाय वाले बर्नी उससे भारी लग रही थी, है ना। तो ये वो हैप्पी नहीं था करने वाला। वो डू यू मोस्ट सेलिब्रेट राइटर्स डिस्पाइज बिंग इंटरव्यूड, अधिकांश राइटर्स है वो इंटरव्यू लिए जाने से क्यों डिस्पाइज करते हैं, घृणा करते हैं? तो सीधा सा कारण है, अधिकांश राइटर मानते हैं कि इंटरव्यू है इज इमोरल, कि इंटरव्यू है वो इमोरल है, अनैतिक है। दूसरा, अधिकांश राइटर ये मानते हैं कि इंटरव्यू डिस्टर्ब्स द प्राइवेसी ऑफ देयर लाइव्स, इट या इंटरव्यू disturbs the privacy of their life, the privacy of their life। अधिकांश सोचते हैं कि भी उनके प्राइवेट जीवन है, पर्सनल लाइफ है, वो इंटरव्यू डिस्टर्ब करता है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ इंटरव्यू लिख दो कि पत्रकार होते हैं वो कुछ भी पर्सन पूछ लेते हैं, अब वो पर्सन का जवाब देते हैं तो भी मरे, नहीं देते हैं तो भी मरे, तो वो है ना घृणा करते हैं इंटरव्यू लिए जाने से। तो इंटरव्यू है वो इमोरल होता है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके पर्सनल लाइफ इससे डिस्टर्ब होती है, प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। अब देखो आगे क्वेश्चन है 13वां, उसमें एक्सप्लेनेशन करनी है। तो देखो ये दिया गया है, वी विल काउंट टू 12, वी विल कीप ऑल स्टील, है ना, ऑल कीप स्टील। ये आपके कौन से, ये पहले सबसे पहले क्या लिखना है आपको, रेफरेंस, यहाँ से लिखते हैं रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस का मतलब होता है ये स्टेंजा किस लाइनों से लिए गए, कहाँ से लिए गए। तो लिखना है दीज लाइन्स, ये लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई है फ्रॉम द पोइम, कौन सी, कीपिंग क्वाइट, पोइम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट से ली गई है ना। इट इज़ रिटन, और ये कविता लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है वो आप बता सकते हो, बाय पेब्लो नेरुडा, पेब्लो पेब्लो नेरुडा, ये कोई का नाम दिया। अब आपको लिखना है इसके तुरंत बाद कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है कि ये कविता किस बारे में, तो आपको लिखना है इन दिस पोइम, इस पोइम में, द पोइट टॉक्स, पोइट बात करता है, किस बारे में, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए शॉर्ट ब्रेक, छोटे ब्रेक के इम्पोर्टेंस के बारे में बातें कर रहा है। ये आपने कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। अब आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है कि इन लाइनों में क्या कहा गया, तो आपको लिखना है इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोइट सेज, कवि कहता है। अब क्या कहता है आगे, आप यदि कुछ नहीं आ रहा है तो आप सीधी ये लाइनें भी लिख सकते हो। इतनी चीज़ें आनी जरूरी है, पहले रेफरेंस, फिर आपको कॉन्टेक्स्ट, और फिर आपको एक्सप्लेनेशन। इसके अथवा में क्या है, वन डिड स्टॉप, एक रुकी, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, किंतु केवल घास को उखाड़ने के लिए, यूजिंग द यार्ड टू बेक एंड टर्न राउंड, यार्ड को यूज करते हुए खाली मुड़ने के लिए। अनुद्रासक, दूसरी कार रुकी पूछने के लिए, वेयर द वे इट वेयर इट वॉज बाउंड, कि रास्ता कहाँ जाता है। अनुद्रासक दूसरी ओर रुकती है, कुड दे सेल इट ए गैलन गैस, क्या वो एक गैलन गैस बेच सकते हैं।
दे कुडंट, वो नहीं बेच सकते, ये उसने गुस्से से कहा था कि भी वो नहीं बेचते हैं गैस। दे हैड नन, उनके पास कुछ नहीं है। डिडंट सी इट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आपके जो है ना रोड साइड स्टैंड, उससे लिए गए। तो रेफरेंस सबसे पहले लिखना है उसमें, रेफरेंस लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड की ये लाइन है रोड साइड स्टैंड से ली गई है। किसने लिखा ये? इट इज़ रिटन, आगे लिखना आपको, इट इज़ रिटन बाई स्टेफन स्टेम्बर, स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। अब आपको क्या लिखना है? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में ये कि पोइम में क्या गया गया है, तो आपको लिखना है इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट द पुअर पीपल पुट ए रोड साइड स्टैंड, पुट रोड साइड स्टैंड्स, रोड साइड स्टैंड लगाते हैं टू फिल सिटी मनी, द सिटी मनी, शहर के धन को फिल करने के लिए। बट द सिटी पीपल डिडंट बाय एनीथिंग, किंतु जो सिटी पीपल है डिडंट बाय एनीथिंग, कुछ नहीं खरीदते हैं। शहर के लोग कुछ नहीं खरीदते हैं, ये आ गया। अब आपको क्या लिखना है? एक्सप्लेनेशन। अब देखो इस पोइम से कोई सी भी आपकी व्याख्या है तो ये कॉन्टेक्स्ट आप लिख सकते हो कि इस पोइम में ये कहा गया। एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि इन दीज लाइंस, इन लाइनों में, द पोइट सेज, पोइट कहता है, कवि कहता है। अब आपको कुछ नहीं आए है ना, तो सेज दैट कहता है कि, इसके बाद सीधी लाइनें लिख दो बस। कम से कम इतना तो आपके आना चाहिए। रेफरेंस में ये लाइनें कहाँ से लिखी है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द रोड साइड स्टैंड, इट इज़ रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर, और ये किसने लिखी? दोनों चीज़ आनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में कविता में क्या कहा गया है? इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट द पुअर पीपल है पुट, लोग गरीब लोगों ने लगाया है रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड लगाए हैं टू फिल द सिटी मनी, सिटी मन को फिल करने के लिए। बट द सिटी पीपल डिडंट बाय एनीथिंग, किंतु सिटी पीपल उनसे कुछ नहीं खरीदते हैं। एक्सप्लेनेशन में कि इन दीज लाइंस द पोइट सेज दैट, इन लाइनों में कोई कहता है कि, अब क्या कहता है वो लिख दो नीचे। अब और कुछ नहीं आ रहा तो कम से कम लाइनें लिख दो। ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट जेनिफर, आंट जेनिफर का कैरेक्टर लिखना है। तो देखो आंट जेनिफर बिल्कुल सिंपल सा है। आंट जे लिखो, जे निफर इज, आंट जेनिफर इज ए वेरी मीक, बहुत विनम्र है, एंड मीक एंड काइंड लेडी, दयालु महिला है। सी इज टेरराइज्ड, वो टेरराइज्ड है, टेरराइज्ड बाय हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से वो टेरराइज्ड है। सी, हर फिंगर्स वर फ्लटरिंग, उसकी फिंगर्स भी क्या कर रही है? फ्लटर कर रही है, कहाँ पर है? हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग बाय द फियर ऑफ द अंकल, अंकल के फियर से उसकी अंगुलियां कांप रही है, इतनी वो टेरराइज्ड है। और भी उसके बारे में कुछ लिख सकते हो, सी वॉज मेक ड्रॉइंग द टाइगर्स, है ना, इसका मतलब सी वॉन्ट टू बी ब्रेव, वो बहादुर बनना चाहती है लाइक द टाइगर्स, टाइगर्स की तरह। बट एक्चुअली में सी वॉज वेरी फियरफुल, किंतु वो वास्तव में बहुत डरी हुई है। वोट थिंग्स मेक अस सैड, हाउ इज और सैडनेस रिमूव्ड, कौन सी चीज़ें हमें सैडनेस करती है? थिंग वो ब्यूटी से है। तो देखो इसका तो हमें दिया है कि कौन सी हमें हमें सैड करती है। तो देखो ग्लूमी डेज, उस कविता में कहा गया है कि जो निराशजनक दिन है वो, है ना, इन ह्यूमन डेर्थ ऑफ नोबल नेचर्स इन ह्यूमन, अमानवीय कमी, इन ह्यूमन डेर्थ, डेर्थ होती कमी, ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर से महान व्यक्ति, नोबल नेचर्स, महान व्यक्तियों की कमी है ना, ये कमियां हैं, ये तो निराशक है। बट वाई द सैडनेस इज रिमूव्ड, सैडनेस इज रिमूव्ड, दिस सैडनेस इज रिमूव्ड, ये सैडनेस रिमूव्ड हो जाती है बाय द, बाय द टिंज ऑफ ए
थिंग ऑफ ब्यूटी, वस्तु के सौंदर्य से, वस्तु के सौंदर्य से पूरा दुख चला जाता है, हम लगे रहते हैं उस दुख में भी। अगर देखो 15वां, वाई हैज़ द मदर बिन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, मदर की कंपेरिजन और लेट विंटर मून से क्यों हुई है? इस कविता में, पहली कविता में है माई मदर इज 66, है ना, माई मदर इज 66। इस पोइम में जो तुरुदत्त है वो सिर्फ यही बात नहीं, तुरुदत्त कमला दास है, जो यही बात कर रही है कि उसकी मम्मी एकदम बुढ़ी है और वो कभी भी जा सकती है ना, एकदम बुढ़ी है। तो देखो यहाँ पर देखो जो लेट विंटर मून होता है, दोनों की कंपेरिजन क्यों हुई? द लेट विंटर मून, जो लेट विंटर मून होता है, देरी से उदय होने वाला सर्दी चंद्र है, वो कैसा होता है? डिम एंड कलरलेस। वो डिम और कलरलेस होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है ना, कलर रहित होता है। एंड हर मदर पोइटेस मदर, उसकी मम्मी ऑल्सो ओल्ड, बुढ़ी है। एंड विदर्ड फेस, झुर्रियाँ पड़ी हुई है। सो दोनों, सो बोथ आर सिमिलर इन लुक, इसलिए चंद्रमा और जो कवित्री की मम्मी है वो दोनों सिमिलर है इन लुक, लुक में दोनों सिमिलर है। सो सी कंपेयर्ड, इसलिए उसने कंपैरिजन की, है ना। आगे देखो थॉम क्या है दूसरा, वोट फेट वॉज अवेटिंग फॉर द पुअर विलेजर्स, कौन सा फेट पुअर विलेजर्स के लिए वेट कर रहा है? सिंपल सा है कि द पुअर विलेजर्स विल बी कलेक्टेड, कि पुअर विलेजर्स को कलेक्ट किया जाएगा। एंड दे शैल बी फोर्स्ड, और उनको फोर्स किया जाएगा। दे विल बी फोर्स्ड, उनको फोर्स किया जाएगा। टू लिव, रहने के लिए। नेक्स्ट टू थिएटर, थिएटरों के पास, थिएटरों के पास उनको रहने के लिए फोर्स किया जाएगा। ये उनका जो है ना फेट है वो वेट कर रहा है। अगला देखो, डिस्क्राइब द ब्रीफली सीन ऑफ द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उसमें थर्ड लेवल का सीन बताना है। तो सिंपल सा देखो, थर्ड लेवल वो क्या क्या चीज़ देखता है? वो ओल्ड चीज़ें देखता है। चार्ली सीज द ओल्ड थिंग, द ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ें वो देखता है, क्योंकि उसकी कल्पना है वो पास्ट में चला जाता है, ठीक है। और चीज़ें कैसी है? मेड ऑफ वुड्स, लकड़ी से बनी हुई है। एक तो ये देखता है। 2 नंबर वो क्या देखता है? ये देखो 16वें का ही, 2 पॉइंट लगा के याद कर लोगे आप अच्छी तरह से। 2 नंबर वो देखता है कि वहाँ पर फ्लेम गैस लाइट्स है, और लोग है वो 80-90 के समथिंग है, उनके बेयर्ड्स है और फैंसी मस्त, जो फैंसी उनके मस्चेस है, मुच्छे हैं। न्यूज़पेपर वो देखता है ना, इस इज द न्यूज़पेपर, उसमें लिखा है द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को वहाँ पर देखता है थर्ड लेवल पर। और क्या देखता है? पीपल कैसे दिख रहे हैं? द पीपल वर पीपल ऑफ 1980s, 1980s की पीपल है, ऐसे वो लग रहे हैं, है ना। उनके क्या है? दे हैव बियर्ड, दे हैड बियर्ड्स, उनके दाढ़ियाँ हैं और मस्टेसेज है, मूंछें हैं। तो ऐसी चीज़ों वो थर्ड लेवल पर, ये काल्पनिक लेवल पर देखता है। दूसरे इसके अथवा में ये है, जो अथवा में दिया हुआ है, हाउ कैन यू से द हाना वॉज ए ड्यूटीफुल वाइफ, कैसे कह सकते हो हाना ड्यूटीफुल वाइफ है? क्योंकि हाना हेल्प्ड हर हस्बैंड, हाना हेल्प्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड की हेल्प की थी। टू ट्रीट ए यूएसए नेवी सोल्जर, यूएसए नेवी सोल्जर, यूएसए जो नेवी सोल्जर था उसकी हेल्प की थी। ही क्लीनड, उसने क्लीन किया था। द वुंड, घाव को। वेन, एन डी है, यू एन डी है ना, WOUND, वुंड को क्लीन किया था। वेन सर्वेंट्स फॉरबिड हिम, वेन सर्वेंट्स, जब नौकरों ने मना कर दिया धोने के लिए,
फॉर ए बेड टू डू सो। नौकरों ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया तो हाना खुद ने वो घाव ठीक किए थे, घावों को धोया था उसने। वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग डे ऑन डे, डे बाई डे, कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने से। दूसरा कारण इसने ये बताया कि पॉपुलेशन ने, बिकॉज ये नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ रही जनसंख्या के कारण है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा है देखो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो जल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो जीवाश्म ईंधन है वो बर्निंग हो रहे हैं। दे क्रिएटेड, बर्निंग ऑफ फ्यूल क्रिएटेड, बर्निंग ऑफ फ्यूल क्रिएटेड, इन्होंने क्रिएट की है ए अनमिटिगेट ब्लैंकेट, अनमिटिगेटेड ब्लैंकेट गेट इन द एटमोसफियर, ठीक है। तो इस वजह से वो तापमात्रा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो CO2 बढ़ रही है ना, वो CO2 फ्यूचर फ्यूल्स के जलने की बढ़ रही है, उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था? वाई डिड ही गेट दैट नेम? टाइगर किंग कौन था? टाइगर किंग था वो प्रतिबंधपुर का राजा था। ही वॉज द किंग ऑफ ए बंदपुरम, प्रतिबंधपुर का राजा था। ही किल्ड 99 टाइगर्स, he killed 99 टाइगर्स टू चैलेंज, चैलेंज करने के लिए द फोरटेल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, द फोरटेल ऑफ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी को चैलेंज करने के लिए उसने किल्ड कर दिए थे, मार दिए थे 99 टाइगर्स। और उन 99 टाइगरों को मारने के कारण उसका नाम और टाइगर किंग पड़ा था। वोट वॉज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ली फाउंड इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल जो चार्ली ने फाउंड किया था उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, ऊपर बता दिया मैंने। टाइगर किंग बिकेम किंग एट द एज ऑफ ए, कितनी एज पर वो बना था टाइगर किंग? तो देखो वो टाइगर किंग बना था 20 की एज पर। 1 मिनट, बिकेम द किंग एट द एज ऑफ ए 20 ईयर्स, सॉरी 20 ईयर्स, बिल्कुल राइट है। ऑथर इज फ्रॉम द साउथ इंडिया, ऑथर साउथ इंडिया से है। वो क्या सन वर्शिपर है, सूर्य के उपासक है ना। एट द केप ऑफ द सोल्जर फॉलोइंग वर्ड रिटर्न, यूएस नेवी लिखा हुआ था केप पर। वोट डिड द लेम्ब एंड डेरी, वोट डिड द लेम्ब वॉरन डेरी, लेम्ब ने डेरी को क्यों वार्न किया था? किस बारे में वार्न किया था? अबाउट द एप्पल्स, अबाउट द ट्रिप ऑफ विंडफॉल एप्पल्स, जो हवा से एप्पल्स गिरे हुए थे उनको कुचलने से उसने वार्न किया था, भाई एप्पल पड़े हुए हैं कुचल न जाए। लार्ज रूम हैज, लार्ज रूम में क्या थे? बेड्स थे। लार्ज रूम में 4 ब्लैक बेड्स थे। वो डिड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर टेल द किंग टू बी केयरफुल, स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने किस बारे में केयरफुल रहने के लिए कहा था? कि 99 मार सकते हो लेकिन 100वें से केयरफुल रहना, 100वें भाग से। वो डिड द मिस्टर लेम मेंशन टू डेरी अबाउट द मैन, लेम्ब ने डेरी को किस चीज़ के बारे में मेंशन किया था? कि एक आदमी जिसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था, है ना। वो हाउ वॉज द डे इज टोल्ड मिस्टर लेम, मिस्टर लेम के द्वारा दिन को कैसे बताया गया था? मिस्टर लेम के द्वारा दिन को है वो कैसे बताया गया था? ब्यूटीफुल डे, की बहुत ही सुंदर दिन था। तो ऐसे ये आप पेपर रीड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड रीडिंग विद मी।